स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में बेटा हम आपका गद्य खंड से चपला देवी द्वारा लिखित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा चपला देवी के विषय में चर्चा करेंगे कि चपला देवी कौन थी, किस तरह की लेखिका थी वो। देखो, उन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से तो बेटा भाग नहीं लिया, परंतु अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि उस समय में महिला जो लेखिका थी बहुत कम होती थी, पुरुष प्रधान समाज था, तो पुरुषों का बोलबाला था। फिर भी चपला देवी ने अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी उपस्थिति उस समय के समाज में दर्शाई है। हालांकि द्विवेदी युगीन की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध आज भी नहीं हो पाई है पूरी तरह से। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। यानी देखो, लेखक जो होते थे या लेखिका, वो आंदोलन में शामिल ना होकर ऐसी रचनाएं रचते थे जिनको पढ़कर लोगों की जो भावनाएं देशभक्ति के प्रति उद्वेलित होती थी और वो देश की लड़ाई में शामिल हो जाते थे। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा देती थी आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इन्होंने लिखा बेटा, फिर भी उसमें उस समय इतिहास में अपना नाम उन सुनहरे अक्षरों में वो दर्ज नहीं करा पाई जितना उनको श्रेय मिलना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। देखो, नाना साहब के बारे में बेटा, अगर 1857 की क्रांति को आप पढ़ो कहीं भी, तो नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी आदि के नाम लिए जाते हैं। तो ये रचना जो है नाना साहब को लेकर ही लिखी है चपला देवी ने। और नाना साहब भी क्या, उनकी पुत्री बालिका मैना के इर्द गिर्द ये कहानी पूरी घूमती है, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कहेंगे। रिपोर्टाज होता है बेटा जो रिपोर्ट के आधार पर लिखा जाता है। तो ये उस समय जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1857 क्रांति के दौरान, उसी को लेकर लेखिका ने ये लेख लिखा है। अब जब पाठ में पढ़ेंगे वो क्या जो मुख्य बिंदु है इसके अंदर, कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। उस समय जो पत्रिका निकलती थी उस समय आज की युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए वहीं से यूं का यूं आपका ये जो है ना पाठ बेटा लिखा गया है। उसकी वर्तनी में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ तक हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए कि उस समय हिंदी का क्या रूप था, प्रारंभिक रूप। इसलिए इसकी जो ये गद्य रचना है उसकी जो छपाई है और वर्तनी है वो बिना किसी परिवर्तन के आपका एज इट इज़ यहाँ पर लिखा गया है। यानी लगातार आपको एवरेल इसमें पढ़ोगे और इसमें जो वर्तनी देखोगे आप शब्दों की, तो आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है आपको लगे कि बेटा ये वर्तनी गलत है, परंतु उस समय जो हिंदी का प्रारंभिक रूप था, गद्य रूप, वो इसी तरह लिखा जाता था। इसलिए आपको ये चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। जैसे आपके इसमें शब्द आएंगे मैं वहाँ पर आपका फोकस भी करूँगी कि आज वर्तनी उसके अलग है, जबकि पहले इसी रूप में ये छपती थी। तो लेसन पर ध्यान करें आप। लेसन मैं शुरू कर रही हूँ बेटा। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। अब बेटा, निरीह होता है बेकसूर, यानी मासूम जिसको कहें बिल्कुल, और निरपराध भी जिसने कोई कसूर किया ही नहीं है। निरीह हो गई मतलब मासूम या बेचारी या बेकसूर जिसको कहें, इस तरह का है इसका।
तो उसके लिए उसको भस्म कर दिया गया, क्योंकि नाना साहब जो थे 1857 की क्रांति में भूमिका निभा रहे थे और वहाँ असफल हो गए। तो अपनी बेटी को वो जल्दबाजी में वहीं पर छोड़ गए और वहीं पर वो महल में रहने लगी, और अंग्रेजों ने उसको बड़ी क्रूरता से वहाँ से लिया और उसको भस्म कर दिया जेल में डालकर। ये कहानी जो मैना उसकी नाना साहब की बेटी है उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। जो देवी मैना के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़कर आपका जो है रोंगटे एक तरह से खड़े हो जाए, और पाषाण हृदय यानी जिसका पत्थर की तरह जो मन है वो व्यक्ति भी इस कहानी को जो पढ़ेगा तो उसका भी कहीं ना कहीं द्रवीभूत होती भावनाओं से अभिभूत हो जाना, यानी वो उसका मन भी दिल भी पिघल जाएगा जब इस तरह की वो देखेगा कि मैना के साथ किस तरह का अत्याचार किया गया। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर एक जगह है जहाँ पर ये जो चले गए थे क्या नाम नाना साहब का महल था बिठूर के अंदर। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने एक दल उधर की तरफ भेजा। अब अंग्रेजों जो शब्द है ना बेटा उसको देखें आप, अंग्रेजों की वर्तनी आज देखते हैं वो अलग है, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे। आज हम अंग्रेजी ऐसे लिखते हैं अंग्रेजों, और जबकि उस समय जो छपाई थी या मुद्रण थी उसमें जो आप पाठ में देखोगे इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। ऐसे ही आपका इसके अंदर नाम आएगा जो उसकी जनरल की बेटी है उसका नाम मैरी है, जबकि मैरी शब्द इंग्लिश का है, यूँ लिखा जाना चाहिए। पर आप पूरे लेसन में जब भी मैरी नाम शब्द आएगा तो मैरी ना होकर मेरी आएगा, जो कि हम सरनाम में प्रयोग करते हैं। पर ये आपका कोमे के अंदर मिलेगा नाम ऐसे कि मेरी यानी उसका नाम है, जबकि मेरी मीन माई। तो इस चीज़ का आप कन्फ्यूजन दूर कर लेना बेटा। यहाँ पर चल रहे थे हम। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, क्योंकि लोगों ने लूट लिया। उसमें पहले से ही शायद कुछ नहीं हो, वहाँ पर छोटा ही नहीं गया होगा। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म करने का निश्चय किया गया, क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि अंग्रेज इसको उड़ाएंगे, उससे पहले ही लूट ले गए। और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इसको महल को हम उड़ा देंगे तोप के गोले से। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई, और उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो छोटी लड़की थी बड़ी सुंदर थी वो, और उसको देखकर आश्चर्य हुआ कि अचानक इस खाली महल में ये लड़की क्या कर रही है, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। और अचानक जब उसको उड़ाने के लिए तोप लगाई गई तो वो लड़की वहाँ पर आ गई। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को वो उस पर कुछ दया आई। अल्प वयस होती थोड़ी आयु की, और करुणापूर्ण मासूम सी लग रही है वो लड़की, और वहाँ आकर अचानक खड़ी हो गई तो उस सेनापति को उस पर दया आ गई। ये सेनापति हे चलेगा इसका नाम, जो मैरी के पिता हैं। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। यानी वो इंग्लिश में ही बोल रही है, हालांकि यहाँ पर हम हिंदी लेसन पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही मिलेगा आपको बेटा। तो आप इसकी महल की रक्षा कर सकते हैं। सेनापति ऐसे, और सेनापति उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका आप ही बताइए यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। वो बालिका कह रही है, यानी वो मैना उससे सेनापति कह रहे आपको मतलब महल को गिराने से क्या मिलेगा। सेनापति ने पूछा तुम इसको क्यों बचाना चाहती हो। उसने पूछ लिया आप इसको भस्म कर दोगे तो क्या होगा। अब सेनापति का क्या जवाब है, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी, यानी इसको नष्ट करने देने का आदेश दे दिया है। अब मैंने क्या कह रही है सुने बेटा, क्योंकि वार्तालाप चल पड़ा है, और वार्तालाप एक आपका टॉपिक भी रहेगा, ध्यान करें। जब बातचीत होती है दो लोगों के बीच में तो ऐसे ही संवाद चलते हैं। अब उस कह रही है आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, उस पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया।
मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। यहाँ पर बेटा बड़ा क्वेश्चन भी बनाएगा, जड़ पदार्थ में मकान को मैना क्यों बचाना चाहती थी और वो नष्ट क्यों करना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि उसके पिता की ये आखिरी निशानी थी और वो उसको विद्रोही नेता मानते थे, इसलिए उसको नष्ट करना चाहते थे। तो लेसन ध्यान से पढ़े। अब वो कह रही है इसको, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ रहती हूँ, इसने कोई अपराध नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। अब उसको एक बच्चा ऐसे मासूमियत से उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसने कहा कि हमें तो आदेश मिला है, हम इसको गिराएंगे ही। पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल ही हैं, आपकी प्यारी कन्या मैरी। अब ये देखो बेटा नाम आ गया, हालांकि यहाँ पर कोमे में नहीं है, पर ये इनकी लड़की का ही नाम है, सेनापति ही की कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। अब गए हैं बेटा, आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तनी ये नहीं है, ए आता है यहाँ पर, ये दे रखा है। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई हूँ, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यहाँ पर भी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है बेटा कि बालिका मैना ने महल को बचाने के लिए सेनापति के सामने क्या तर्क रखे, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा आंसर। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अब पहचाना नहीं पहचाना, वर्तनी देखे, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। अब उसको अचानक हुआ, अरे मैं तो भूल ही गया था, यानी अब उनके दिमाग से बातें उतर चुकी थी। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी यानी साथ रहने वाली, घूमने फिरने वाली। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। यानी मुझे आदेश मिले हैं, ऑर्डर मिले हैं कि मैं इसको महल को तोप के गोले से उड़ा दूं, फिर भी अब मेरी बेटी की आप फ्रेंड थी, सहचरी थी, तो इसलिए मैं इसी को बचाने की भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। इसी समय प्रधान सेनापति, यानी इस सेनापति से भी ऊपर जो था वो आया, सेनापति जनरल, उसका नाम था आउटरम। आउटरम नहीं बच्चे, इसमें गलती करते, आउटरम है। हालांकि हिंदी में इस तरह का प्रयोग नहीं मिलता, इंग्लिश नेम है बेटा, ए और ऊ दोनों स्वर है एक साथ। आउटरम वहां पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। अब वो यानी देरी क्यों करा, वो मैना से बातें करे जा रहे सेनापति हे, और उन्होंने अचानक कहा, क्यों देर कर रहे हो, इसको उड़ाओ। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। यानी मैं उड़ाना तो चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, चिंता हो रही है, पर अगर कोई ऐसा हो बीच का रास्ता कि इस महल को हम बचा सकें। तो सेनापति ही ने आउटरम के सामने ये बात रखी महल को बचाने के लिए। अब आउटरम ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा, क्योंकि देखो बेटा अपना देश गुलाम था, यहाँ पर कंपनी के द्वारा शासन किया जाता था अपने देश पर, और वहाँ से महारानी या ऊपर जो आदेश होते थे वो वहाँ से इंग्लैंड से देते थे, वो यहाँ पर चलते थे। तो सेनापति, जो प्रधान सेनापति के ऊपर भी जनरल था एक, गवर्नर जनरल, इसमें अंदर आएगा। हालांकि नाम में भी मिले, हाँ है, लॉर्ड कैनिंग था उस वक्त का गवर्नर जनरल जब ये लेख लिखा है लेखिका ने। तो गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का बहुत अधिक क्रोध है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। आउटरम ने कह दिया कि हम इस महल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आगे से गवर्नर जनरल कैनिंग ने आदेश दिया है कि इसको, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को नष्ट कर दें, महल हो चाहे कोई उसके परिवार का सदस्य। अब सेनापति है कह रहे हैं, तो लॉर्ड कैनिंग यानी उस समय जो गवर्नर जनरल थे को इस विषय का एक तार देना चाहिए। देखो तार यानी टेलीग्राम, हालांकि इस समय इस तरह की सुविधाएं बंद हो चुकी हैं अपने देश में। उस समय तार चलते थे, टेलीग्राम चल होते थे, वो थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना, इस तरह की दूसरे देश में भेज रहे हैं तो तार देखकर यानी टेलीग्राम भेजकर वहाँ से पूछना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हो, यानी अब तुमने कहा बातें करो इसको बचाओ और आप कह रहे हो इसको तार भेजो, यानी क्या कारण है इसके पीछे, महल को क्यों बचाना चाहते हैं, आउटरम ने हे से पूछा।
हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। यानी हमें आधे से आगे से महल को नष्ट करना है, लड़की को गिरफ्तार करना है। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया, क्योंकि आगे से आदेश है, उसको छोड़ ही नहीं सकते बेटा। महल का फाटक तोड़ अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। अब उन दोनों की जब बातें सुनी, मैना वहां से जा चुकी थी और इनको अंग्रेज सैनिकों को वो लड़की मिली ही नहीं। उन्होंने कोना कोना उस महल का छान मारा, ढूंढ दिया। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनी का एक तार आया। उसी दिन की बात है जब महल को नष्ट किया जा रहा था। तो क्या आ रहा है उस तार यानी टेलीग्राम में, जिसका आशय इस प्रकार है, यानी उसमें टेलीग्राम में क्या आदेश दिए गए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब वो एज इट इज है, वो बातें यूं क्यों, क्या लिखा गया है तो उसमें, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यानी शाम को ही फिर आ गए आदेश वहां से, यानी लंदन का जो पार्लियामेंट था वहां से ऑर्डर पास हो गए कि यानी उसकी कोई स्मृति चिन्ह, कोई याद भी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ वहां पर जला दो, भस्म कर दो, नष्ट कर दो। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनानी नाना साहब, अब सॉरी यहाँ पर सेनानी नहीं आएगा, यहाँ पर से मिलाकर लिख रखा है बेटा, से और नाना को मिला दे, ये वर्तनी का ही प्रभाव है कि आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। आदेश हो गए और उनको कोई दया नहीं आई, महल को नष्ट कर दिया गया। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। अब उस महल को नष्ट कर दिया गया। महल को नष्ट करने के बाद बेटा उस समय या आज भी देखें तो कोई घटना घटित होती है तो वो न्यूज़पेपर में, पत्रिका में उस विषय में लेख छपते हैं। तो उस समय जब नाना साहब के महल को नष्ट कर दिया गया तो लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को, यानी 6 सितंबर जिसको कहें आपका, क्या छपा, यह एक लेख में लिखा गया। इसको जब महल को उड़ा दिया गया तो क्या लिखा गया उस लेख के अंदर, लंदन में अखबार में जो छपता था टाइम्स, उसमें, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। अब यहाँ पर इसमें कहें कि 6 सितंबर को जब ये लेख छपा तो महल को तो नष्ट कर दिया गया, पर उसमें था कि एक मलाल अंग्रेजी सरकार को भी क्या था कि नाना साहब को पकड़ नहीं सकी। तो यहाँ पर जो शब्द आया भारत सरकार आज तक, ये भारत सरकार से क्या अभिप्राय है, भारत सरकार उसमें कौन थी, अंग्रेजी शासन, ना कि आज की जो सरकार है उसको नहीं कह सकते। भारत सरकार से अभिप्राय क्या है, अंग्रेजी शासन से है कि उस समय उस दर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। यानी सभी अंग्रेजों का उसके प्रति बड़ा गुस्सा था, क्योंकि उसने काफ़ी अंग्रेजों को मार दिया था नाना साहब ने क्रांति के दौरान। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। अब देखो वो पकड़ा नहीं गया, महल बेशक से नष्ट कर दिया गया, पर वो कह रहे आज तक हम उसको भूल नहीं सकते, उसका बदला हमारे मन में लेने की भावना रह गई। यानी नाना साहब को मारना चाहती थी अंग्रेज सरकार। और उस समय जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर लंदन के अंदर, तो रिपोर्ट यहाँ से दी जाती थी भाई क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। तो उसमें सर थॉमस हे जो सेनापति हे था, मैरी के पिता, उनकी रिपोर्ट जब वहाँ पर पेश हुई तो रिपोर्ट में लिखा था कि वो महल को बचाना चाहते थे, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी, क्योंकि उनको दया आ गई थी इस बालिका मैना पर। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। अब क्योंकि वो तो अंग्रेज शासन है, वो तो इसको कलंक ही कहेंगे कि एक अंग्रेज होकर एक भारतीय के प्रति इतनी प्रेम भावना दिखा रहा है, उसके महल को, उसकी लड़की को बचाना चाहता है, तो कह रहे हैं निश्चय यह कलंक की बात है अंग्रेजों के लिए। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, यानी अंग्रेजों को मारा है, अंग्रेज औरत है चाहे आपके पुरुष हैं, उन सभी को नाना ने बहुत ज़्यादा संख्या में उनको मारा था और उनके प्रति अंग्रेजों का गुस्सा था, आक्रोश था। और एक सेनापति अंग्रेज होते हुए उसके प्रति दया भावना रखे तो उनको वो ठीक नहीं लगा और उसकी कन्या के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि उसको छोड़ दो आप।
अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सरटामा से एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। यानी बेटा उसका मजाक उड़ाया गया सभा के अंदर में, पार्लियामेंट में, कि एक बूढ़ा सेनापति जो बिल्कुल अब कमज़ोर हो गया है, वृद्धावस्था में है, और एक सुंदर बालिका में, यानी उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उस लड़की के यानी सौंदर्य पर मोहित होकर उसको बचाना चाहते हैं। एक गलत भावना का प्रयोग उन्होंने किया, जबकि वो उसको बेटी ही मान रहे थे। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डाले जाएं। नाना की जिस कन्या से ही का प्रेमालाप हुआ, प्रेमालाप होता प्रेम से बातचीत हुई, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ये सब उस समय जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, क्योंकि मैना को पकड़कर बेटा कानपुर के किले में, जेल में बंद कर दिया गया और महल को भस्म कर दिया गया, तो उस समय जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें कहा गया कि उसको न बचाया जाए, बल्कि हे के सामने उसको फांसी पर लटकाया जाए। सन 57 यानी 1857 से अभिप्राय है। सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठकर रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती थी। यानी जब महल तो भस्म कर दिया गया, जब उसको जला दिया गया, भग्नावशिष्ट होता है खंडर, क्योंकि वो टूट चुका था जलकर, प्रासाद होता है महल, और जब वो जल गया तो वापस आकर वो लड़की रोने लगी, और तभी उनको आवाज़ सुनाई दी कि कोई बच्चा रो रहा है, और उन्होंने उसको पकड़ा, देखा कि तो वो लड़की है, और उससे पूछने लगे तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वहां उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर यह बालिका किसी और ने देखती थी और ने अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। यानी आउटरम ने उसको गिरफ्तार कर लिया, और रोए जा रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, और उसको मतलब अपने महल के प्रति लगाव है। महल में पली बड़ी, उसके पिता की आखिरी निशानी थी, तो उस महल को जलता हुआ देखकर उसकी भावनाएं वो रोक ही नहीं पाई और लगातार रोई जा रही है। और आउटरम ने उसको पहचान लिया, गिरफ्तार कर लिया। मैंने उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, आर्त होता कांपते स्वर में वो रो रही है, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। देखो इतना उसके प्रति वो डरी नहीं है। देखो एक बड़ी बात है कि महल को के प्रति अपने प्रेम को देखते हुए वो वहीं पर है, भागी भी नहीं जा सकती थी, पर पिता की आखिरी निशानी को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, और कहा मैं यहाँ पर बैठकर जब तक रोना चाहती हूँ, जब तक ये जल ना ले पूरी तरह। तो उससे रिक्वेस्ट कर रही है आउटरम से वह, पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। यानी उसको छोड़ा नहीं, वो पकड़कर वहां से चल पड़े मैना को। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। देखो ये बेटा नाम ध्यान रख लेना, महादेव चिटनवीस, जो उस समय महाराष्ट्र में इतिहास के जानकार होते थे। उन्होंने जो बाखर न्यूज़पेपर निकलता था महाराष्ट्र से, उसमें क्या लिखा इस घटना के बाद जो छपा उस पत्र में, पत्र यानी समाचार पत्र में, वो क्या लिखा, महादेव चिटनवीस इतिहास वेता होते, इतिहास का जानकार। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ये उस समय पत्र में ये बातें एज इट इज छपी। यानी अब लेखिका ने नाम भी क्यों रखा लेसन का कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसी घटना की वजह से बेटा, क्योंकि लोगों ने उसको क्या माना, देवी एक छोटी बच्ची जो रो रही है उसको जेल में डाल दिया गया, और जेल में भी उसको मार दिया गया जलाकर। ये बड़ी शर्मनाक घटना थी उस समय की, जो लेखिका चपला देवी ने इस कहानी, इस रिपोर्ट के कहीं लेख के माध्यम से हमें बताई है। तो कहीं ना कहीं हमें देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित ये रचना प्रेरणा देती है कि हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखानी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। हालांकि मैना वहाँ से भाग सकती थी, अपनी मातृभूमि, अपने महल, अपने पिता की आखिरी निशानी, उसके प्रति उसने कहना है कि अपनी देशभक्ति की भावना उजागर की है।
तो ये हमें कहानी कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है ये लेख कि हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। आपका लेसन ये कंप्लीट बेटा।